लद्दाख की बर्फीली पहाड़ियों में ठंड बढ़ने के साथ ही चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि पीएलए भी एक नई और चुपचाप तैयारियों में जुट गई है। ताज़ा सैटेलाइट तस्वीरों ने चीन की एक नई बंकर रणनीति का खुलासा किया है, जिसके तहत वह भारत की सीमा यानी कि एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब तिब्बत में अपनी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए कंक्रीट के मजबूत और भूमिगत ठिकाने बना रहा है, जहां से वो जरूरत पड़ने पर मिसाइलें दाग सकता है। एक अमेरिकी सैटेलाइट कंपनी है, उसने हालिया तस्वीरें जारी की हैं जिसमें इस बात का खुलासा हुआ है। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि चीन ने नए ठिकाने का निर्माण शुरू कर दिया है। यह लगभग वही इलाका है जहां 2020 में गलवान के पास भारत चीन के जवानों के बीच एक झड़प हुई थी। चीन इन ठिकानों में सरफेस टू एयर मिसाइल्स यानी कि सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें रख सकता है। इन मिसाइल साइटों की सबसे खास बात यह है कि उनकी स्लाइडिंग कंक्रीट की छतें जो सामान्य समय में मिसाइलों को पूरी तरह छिपा कर रखेंगी और सिर्फ लॉन्चिंग के वक्त खुलेंगी। इस तरह की संरचनाएं पीएलए को मामला बिगड़ने पर टिकाऊ रक्षा और लॉजिस्टिक सपोर्ट देगी। चीन की यह तैयारी भारत की तेजी से बढ़ती ड्रोन और लॉयटरिंग म्यूनिशन से डर के चलते हो रही है। दरअसल भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर ड्रोन हमलों में सफलता हासिल की थी। इस ऑपरेशन में भारत के स्वदेशी सिस्टम ने पाकिस्तान की कई रडार और एयर डिफेंस यूनिट और मिसाइल साइटें तबाह कर दी थी। इस अनुभव से सबक लेते हुए चीन अब अपने सिस्टम को स्थायी बना रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों में सिर्फ पेंगोंग ही नहीं बल्कि हॉटन बेस अक्साई चीन के पास और सिगात्से एयरबेस पर भी ऐसे ही ठिकाने दिखे हैं, जहां चीन अपने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को रख रहा है। ये ठिकाने पीएलए को संभावित ड्रोन या मिसाइल हमलों से सुरक्षा देंगे। भारत भी चीन की इस बंकर रणनीति का सटीक और लचीला जवाब तैयार कर रहा है। ड्रोन और लॉयटरिंग म्यूनिशन शक्ति डीआरडीओ का नागास्त्र, इसके साथ ही एक तोपखाना रेजिमेंट भी शामिल किया जा रहा है। यह दुश्मन के रडार या मिसाइल साइट पर खुद टकराकर उसे नष्ट कर देता है। भारतीय स्टार्टअप ऐसे ड्रोन स्वाम बना रहे हैं जो झुंड में उड़कर सामूहिक हमले कर सकते हैं, यानी कि चीन के बंकर अब सुरक्षित नहीं रहेंगे। हमारी वायुसेना 2026 तक 800 स्मार्ट अनमैन्ड म्यूनिशन सिस्टम सीमाओं पर तैनात करने जा रही है। भारतीय सेना ने आकाश तीर कमांड सिस्टम से एक एयर डिफेंस नेटवर्क तैयार किया है। भारत ने ईस्टर्न लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल में कई एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स को अपग्रेड किया है, जो एलएसी पर भारत की तैयारी को मजबूत करती है। राफेल हो या सुखोई M30 हो या मिराज 2000 फाइटर हो, अब एलएसी के नजदीकी बेसों हासीमारा, लेह, तेजपुर पर तैनात हैं। बीआरओ ने सीमावर्ती सड़कों और सुरंगों का तेजी से विस्तार किया है ताकि ड्रोन और मिसाइल यूनिट्स को जल्द से जल्द आगे भेजा जा सके। तो कुल मिलाकर भारत भी पूरी तैयारी कर रहा है। अब बात करते हैं पड़ोसी पाकिस्तान और अफगानिस्तान की। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच पिछले दिनों से तनाव बना हुआ था। इसी के बाद हाल ही में तुर्की में हुई शांति वार्ता के बाद सामने आया कि दोनों देशों ने आखिरकार संघर्ष विराम बनाए रखने पर सहमति जताई है। तुर्की के अनुसार गुरुवार को इस्तांबुल में हुई शांति वार्ताओं के दौरान पाकिस्तान और अफगानिस्तान सीज फायर के लिए राजी हो गए हैं। इससे पहले भी दोनों देशों के बीच बातचीत हुई थी, लेकिन वो फेल हो गई थी। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देशों के बीच ये झड़पें 2021 में जब से तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया है तब से ही चल रही हैं और भी ज्यादा घातक और गंभीर रही हैं। दोनों ही देशों ने एक दूसरे पर हमले किए। इस महीने हुई घातक मुठभेड़ों के चलते पाकिस्तान ने हवाई हमले किए अफगानिस्तान पर और अफगानिस्तान ने भी जवाबी गोलीबारी की। यह तनाव इतना ज्यादा बढ़ गया था कि व्यापार और आवागमन के लिए इस्तेमाल होने वाले कई मार्गों को बंद कर दिया गया। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने सीज फायर की जानकारी देते हुए कहा कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और तुर्की और कतर ने 25 से 30 अक्टूबर तक इस्तांबुल में बैठकें की, जिनका मकसद उस संघर्ष विराम को मजबूत करना था जिस पर 18-19 अक्टूबर को दोहा में सहमति बनी थी। सभी पक्षों ने संघर्ष विराम जारी रखने पर सहमति व्यक्त की है, लेकिन अब देखना यह होगा कि भाई ये सहमति कब तक बनी रहती है, क्योंकि ये पाकिस्तान है और वो अफगानिस्तान है, मतलब कि तालिबान। अब बात करते हैं पड़ोसी देश की जो अब राजधानी बदलने जा रहा है। जी हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया अब राजधानी बदल रहा है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, लेकिन अब नुसंतारा को कैपिटल बनाया जा रहा है। 3 साल पहले पूर्व राष्ट्रपति जोको विडोडो ने इस नई राजधानी प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी, जिसका मकसद प्रदूषित, भीड़भाड़ वाला और डूबता हुआ जकार्ता
को राजधानी से हटाना था। नए राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो, जिन्होंने पिछले अक्टूबर में पदभार संभाला, उनके नेतृत्व में प्रोजेक्ट को मिलने वाला सरकारी धन आधे से ज्यादा भी घट गया है। प्रबोवो ने अब तक राष्ट्रपति बनने के बाद नुसंतारा का दौरा भी नहीं किया है और इसी मई में उन्होंने चुपचाप इस परियोजना को राजनीतिक राजधानी का दर्जा दे दिया। हालांकि ये डिसीजन सितंबर में सार्वजनिक हुआ। चलिए इसे भी जानते हैं कि देश ने राजधानी बदलने का कदम उठाया क्यों। तो इंडोनेशिया की जो राजधानी है जकार्ता जावा द्वीप पर स्थित है। 17 अगस्त 1945 को नीदरलैंड से स्वतंत्रता की घोषणा के बाद से इंडोनेशिया की राजधानी रही है जकार्ता। तब से लेकर अब तक जकार्ता 1 करोड़ आबादी वाले महानगर के रूप में विकसित हो चुका है, जबकि इसके आसपास का जो महानगरीय क्षेत्र है लगभग 3 करोड़ लोगों का घर है। लेकिन लगातार सामने आ रही रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि यह शहर तेजी से डूब रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि 2030 तक महानगर के कुछ हिस्से या तो रहने योग्य नहीं रहेंगे या बार बार बाढ़ की चपेट में आते रहेंगे। इसी के चलते प्रदूषित और भीड़ भाड़ वाला जकार्ता को राजधानी से हटाने का फैसला लिया गया और नुसंतारा को नई राजधानी बनाने का फैसला लिया। वहीं नई राजधानी नुसंतारा की आबादी काफी कम है। फिलहाल सिर्फ 2000 सरकारी कर्मचारी और 8000 श्रमिक मजदूर वहां रहते हैं, जबकि 2030 तक का लक्ष्य 12 लाख लोगों का है। हालांकि कुछ अपार्टमेंट, मंत्रालय भवन, अस्पताल, सड़कें और भी कई चीजें, हवाई अड्डे वहां बन चुके हैं। कुल मिलाकर अब इंडोनेशिया अपनी राजधानी शिफ्ट कर रहा है, जो जकार्ता से नुसंतारा बनने जा रही है और धीरे धीरे ये कन्वर्ट हो जाएगी। अब बात करते हैं बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश में आम चुनाव से पहले शेख हसीना अचानक एक्टिव हो गई हैं। अंतरराष्ट्रीय मीडिया को इंटरव्यू देने के बाद अब हसीना ने यूनुस सरकार के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में कंप्लेन की है, वो भी उन आरोपों में जिनको लेकर हसीना की ही किरकिरी होती रही है। शेख हसीना की तरफ से अवामी लीग ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। इस याचिका में कहा गया है कि पिछले 14 महीने में उनके 1400 कार्यकर्ताओं को गोलियों से भून दिया गया है। हसीना ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई की मांग की है। हसीना का कहना है कि उसके लाखों समर्थकों पर अत्याचार किए जा रहे हैं, जो कि गलत है। आवामी लीग ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जो आंकड़ा दिया है उसमें कहा गया है कि पुलिस कस्टडी में अब तक हसीना के 25 नेता मारे गए हैं। अभी भी आवामी लीग से जुड़े 12,000 वर्कर्स जेल में बंद है। इन पर बांग्लादेश की सरकार अत्याचार कर रही है। इन सभी पकड़े गए नेताओं के खिलाफ सरकार ना तो चार्जशीट दाखिल कर रही है और ना ही उन्हें बेल लेने दे रही है। शेख हसीना के इस कदम ने बांग्लादेश की सरकार को इस सकते में डाल दिया। अब तक बांग्लादेश के जो चीफ एडवाइजर हैं वो सिर्फ हसीना और उनके मंत्रियों के खिलाफ एक्शन लेने की बात कर रहे थे, लेकिन नए आंकड़ों ने उनकी मुसीबत को बढ़ा दिया है। लीग का कहना है कि अगर हसीना के खिलाफ मुकदमा चल सकता है तो यूनुस के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हो सकता है। आपको बता दें कि शेख हसीना के खिलाफ अभी बांग्लादेश में 1400 केस दर्ज है। अब बात करते हैं सऊदी अरब की और हज यात्रा की। भारत से बड़ी तादाद में लोग सऊदी अरब तीर्थ यात्रा यानी कि हज और उम्रा अदा करने जाते हैं, जबकि हज करने जाने के लिए एक निर्धारित समय होता है, लेकिन उम्रा पर लोग पूरे साल भर जाते हैं। अब उम्रा अदा करने जाने को लेकर एक बड़ा बदलाव सामने आया है। सऊदी अरब ने उम्रा के लिए एंट्री वीजा के वैधता पीरियड को 3 महीने से घटाकर 1 महीना कर दिया है। अब वीजा जारी होने की तारीख से सिर्फ 1 महीने तक ही यह मान्य रहेगा। अगर वीजा लगने के 1 महीने के अंदर आप उम्रा पर नहीं जाते हैं तो फिर आपका वीजा मान्य नहीं रहेगा। अल अरबिया ने हज और उम्रा मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से कहा है कि जहां एक तरफ एंट्री वीजा के लिए 1 महीने का समय कर दिया गया है, तो वहीं सऊदी अरब पहुंचने के बाद तीर्थयात्री की ठहरने की अवधि पहले की तरह 3 महीने ही बनी रहेगी। मंत्रालय ने उम्रा वीजा संबंधी नियमों में कुछ संशोधन किए हैं। संशोधित नियमों के अनुसार अगर तीर्थयात्री वीजा जारी होने के 30 दिनों के अंदर सऊदी अरब में प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करता है तो वीजा रद्द माना जाएगा। सूत्रों के मुताबिक ये नए नियम अगले सप्ताह से प्रभावी हो जाएंगे। नेशनल कमेटी फॉर उमरा एंड विजिट के सलाहकार अहमद वजाइफर ने कहा है कि यह डिसीजन मंत्रालय की उन तैयारियों का हिस्सा है जो उमरा यात्रियों की बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए की जा रही है। विशेष रूप से गर्मी खत्म होने और मक्का और मदीना में तापमान कम होने के बाद जो बड़ी संख्या में लोग उमरा करने के लिए जाते हैं उनके लिए कदम उठाया गया है। इसका मकसद दोनों पवित्र शहरों में भीड़ भाड़ को रोकना है। नए उमरा सत्र की शुरुआत जून की शुरुआत में हुई थी। तब से अब तक विदेश तीर्थयात्रियों को जारी किए गए उमरा वीज़ों की संख्या में 40 लाख से ज़्यादा हो गई है संख्या इनकी।
इस तरह इस साल उमरा का सत्र सिर्फ 5 महीने में विदेशी तीर्थयात्रियों की संख्या के लिहाज से रिकॉर्ड बना रहा है। सऊदी अरब सरकार के अधिकारियों ने बताया था कि 2023 में भारतीयों ने विश्व में तीसरी सबसे बड़ी तादाद में उमरा अदा किया था। कुल 18 लाख भारतीय मुसलमानों ने उमरा अदा किया था 2023 में।